हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं तनुश्री और आज मैं आपके साथ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूंगी। मेरी ये जो 9 मंथ की जर्नी थी बहुत ही स्मूथ थी और बहुत अच्छी थी। एंड आई होप मेरी ये वीडियो से जो अभी करेंटली प्रेग्नेंट है या होने वाले हैं इन फ्यूचर उन्हें ज़रूर हेल्प हो। तो इसी मोटिव के साथ मैं ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मेरे दोनों बच्चे अभी 4 इयर्स के होने वाले हैं अगस्त में और दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। दोनों के बर्थ वेट एज पर ट्विंस एंड एज पर डॉक्टर काफ़ी अच्छे थे और उन्हें NICU की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेरी ये जर्नी स्टार्ट होती है जनवरी 2017 से। उसके पहले दिसंबर 29 विच वाज माय लास्ट पीरियड डेट। मैं एक्चुअली वेट कर रही थी मेरे पीरियड का बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ श्योर कि अगर मेरा ये टाइम पे पीरियड मिस होता है तो डेफिनेटली आई एम प्रेग्नेंट। तो 29 दिसंबर आया एंड आई मिस्ड माई पीरियड एंड दैट टाइम मेरे पीरियड्स काफ़ी रेगुलर थे, लाइक प्रॉपर डेट पे ही आ रहे थे फ्यू मंथ से, तो इसलिए मुझे वो डेट पता थी। तो फिर मैंने अपने पीरियड का वेट किया और वो मिस हो गए। तो आई वॉज लाइक थोड़ी बहुत कंफर्मेशन आई कि हाँ शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट इट वॉज टू अर्ली। देन आफ्टर अ वीक लाइक हमने कुछ होम प्रेगनेंसी टेस्ट किए, like 2 or 3 of them we got it and all of them tested positive. So again the second confirmation was कि हाँ शायद pregnant हूँ, but again it was too early to go to the doctor. So मेरी मदर इन लॉ ने सजेस्ट किया था कि हमें एक और वीक रुकना चाहिए। तो हम थोड़ा वेट किए और फिर डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो टेस्ट दी थी हमें वो थी HCG टेस्ट। इसमें दे डिसाइड मतलब एक वैल्यू आती है HCG की जो बताता है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं और आपकी प्रेगनेंसी कैसी है, लाइक कॉम्प्लिकेशंस है या सीरियस है बहुत या एनीथिंग लाइक दैट। तो उसकी वैल्यू एक्चुअली बताती है ये बात। तो अब जब मेरे हस्बैंड गए थे ये रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए तो मेरी HCG वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो वही वैल्यू को देखकर रिसेप्शनिस्ट ने मेरे हस्बैंड को बोला था कि इधर इट इज़ ट्विन प्रेगनेंसी और कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस वाली प्रेगनेंसी है। तो देन जब उन्होंने मुझे घर आके बताई ये बात तो आई काइंड ऑफ गॉट अ पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड कि हाँ ये शायद ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है मोर देन द सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऐसा कुछ। तो दैट वाज वन थिंग। नाउ इन दिस पीरियड मुझे कोई भी टाइप के जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं जैसे नॉशिया या वॉमिटिंग, हेडेक, एक्सट्रीम नॉशिया किसी को होता है, फटीग, कुछ भी नहीं था। आई वॉज ऑल नॉर्मल। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई वॉज सो नॉर्मल। अब हम रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कंफर्म किया कि यस आप प्रेग्नेंट हो, बट उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है या सिंगलटन। तो फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक के लिए अल्ट्रासाउंड प्लान करके दिया कि आपको 6 to 8 वीक्स में अल्ट्रासाउंड करनी है जो फर्स्ट स्कैन होगी। तो हम फिर उस वीक में गए डॉक्टर के पास और हमारी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाई। अब हुआ ये कि डॉक्टर फर्स्ट एक्सटर्नल स्कैन कर रहे थे एंड देन उन्हें सडनली एक और हार्ट बीट सुनाई दी। तो ही वॉज लाइक कि आई कैन हियर वन मोर हार्ट बीट एंड देन माई हस्बैंड वॉज लाइक कि क्या ये मम्मी की हार्ट बीट है, मदर की हार्ट बीट है। तो ही सेड कि नहीं, मैं मदर की हार्ट बीट क्यों बताऊँगा। तो देन ही सेड अब हमें इंटरनल स्कैन करना पड़ेगा, इसी से पता चलेगा कि अंदर कोई और लाइफ, एक और लाइफ है या नहीं। एंड देन ही डिड द इंटरनल स्कैन एंड ही फाउंड या देयर इज वन मोर लाइफ इनसाइड मी। पता चला कि अंदर से लाइक एक्चुअली ट्विंस है। तो वी वर लाइक मतलब बहुत खुशी भी हो रही थी एंड वी डोंट नो कि किस तरीके का रिएक्शन देना है। तो थोड़े मतलब सरप्राइज थे, अच्छा भी लग रहा था। देन
हमारे जो डॉक्टर थे उन्होंने हमें फिर ट्विन प्रेगनेंसी की तरफ गाइड किया, लाइक व्हाई इट इज़ सो हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस एंड कितना केयरफुल रहना ज़रूरी है इस प्रेगनेंसी में, मोर देन द सिंगल प्रेगनेंसी। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें बताई थी कि हमें किस तरीके से केयरफुल रहना है और कितना प्रिकॉशंस लेना है। अब हुआ ये था कि जब उन्होंने देखा कि एक और लाइफ इनसाइड है, मतलब मेरे अंदर है, बट ही कुडंट फाइंड अ सेपरेशन बिटवीन द टू किड्स। नाउ एक ही सैक में दोनों बच्चे दिखे उन्हें। अब वो बोले कि अगर इसके बीच में इफ़ देयर इज़ नो सेपरेशन तो हो सकता है कि बच्चे एक दूसरे में जुड़ जाए, उनकी अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ जाए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़े। तो और प्लेसेंटा दोनों का एक ही था, और ये ट्विंस को बोलते हैं MCDA ट्विंस, मोनोकोरियन डाई एमनियोटिक ट्विंस। सो इन दिस केस आप समझ लिए एक बड़ा सा बैग है जिसमें एक प्लेसेंटा प्लेस्ड है और उसी से दो अम्बिलिकल कॉर्ड्स निकल रहे हैं, वो दोनों बच्चों को जा रहे थे, विच मीन्स जो भी न्यूट्रिशंस है या ब्लड फ्लो है दोनों को इक्वली वो शेयर करनी पड़ेगी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। एंड फॉर नाउ देयर वाज नो सेपरेशन बिटवीन देम। तो डॉक्टर ने बोला कि कभी कभार ये सेपरेशंस हमें कुछ वीक्स के बाद भी नज़र आती है, इतनी जल्दी नज़र नहीं आती है, बहुत ही थिन लाइन होती है ये जो सेपरेशन होता है। तो अगर सेपरेशन नज़र आती है तो थोड़ी सी रिस्क कम होगी, बट अगेन इट्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर सेपरेशंस आती है तो इसमें एक और चांस होता है ट्विंस टू ट्विंस ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, विच इज़ एक बच्चा ज़्यादा न्यूट्रिशन ले लेता है, एक बच्चा कम ले लेता है। तो इस केस में भी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। देन प्री मैच्योर बच्चे भी बॉर्न होते हैं इस केस में, एंड समटाइम कोई एक बच्चा डिसअपियर भी हो जाता है। तो देर आर सो मैनी थिंग्स कैन हैपन, सो इट्स अ वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड फ्रॉम द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ आपको केयरफुल रहना है। So we were little tensed hearing all this, but again as usual I got a positive from inside कि नहीं सब ठीक ही होगा। So we came back. So once we came back we told our parents also कि ऐसा है। Now the thing is हम मेरे फैमिली से और मेरे हस्बैंड के फैमिली से भी किसी के ट्विंस नहीं हैं, और ये ट्विंस जितना मैंने रिसर्च किया था इंटरनेट पे पढ़ के या कुछ डॉक्टर से बात करके, ये ट्विंस नॉट हेरिडेटरी ट्विंस, ये किसी को भी हो सकता है। तो एवरीबडी वाज सुपर हैप्पी, लाइक डबल हैप्पी कि दो बच्चे अभी आने वाले हैं। एंड आई रिमेम्बर जब मैं अपने रूम में आई तो मैंने सडनली इट केम फ्रॉम इनसाइड एंड आई जस्ट टोल्ड माई बेबीज़ कि देखो अभी तुमको दोनों को इक्वली शेयर करना है, कोई कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेगा। आई रिमेंबर दिस वेरी नाइसली। आई जस्ट सेड इट कि अब पता नहीं क्या होता है नहीं होता, बट आई जस्ट सेड इट। तो इसी तरीके से हमारा वो वीक भी गया। मैं केयरफुल थी या, बट आई डिडंट हैव एनी अदर प्रॉब्लम, लाइक मुझे कोई नॉशिया वॉमिटिंग कुछ भी नहीं था। वो जस्ट स्टेइंग नॉर्मल जैसे हम रहते हैं। And that time I was working as a teacher. Also स्कूल के जो भी वर्क है वो भी करती थी, बट थोड़ा केयरफुल रह के करती थी। एंड अभी हम जाते हैं नेक्स्ट वीक में हमारी गायनेक के पास, उन्हें रिपोर्ट दिखाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको इमीडिएटली स्कूल छोड़ना पड़ेगा। और मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैं अपनी मम्मी के यहाँ नागपुर में थी। हमने डॉक्टर को पूछा था कि हम बैंगलोर से नागपुर ट्रैवल करें या नहीं, तो डॉक्टर ने तो मना किया था, बट देन वी टुक द चांस, क्योंकि जनरली प्रेगनेंसी के टाइम प्रेग्नेंट लेडी अपने मम्मी के घर पे रहना प्रेफर करती है। तो इस वजह से हम ने सोचा कि मैं चली जाती हूँ नागपुर। तो नागपुर में हमें जो डॉक्टर मिली
जैसे यहाँ पे डॉक्टर ने हमें इन्फॉर्म किया था NICU की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, वो सब की चीज़ें के लिए सेविंग करना स्टार्ट कर दो, और बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई थी। बट नागपुर में जो डॉक्टर मिले थे उन्होंने हमें, जब हमने इस टॉपिक के ऊपर उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि ये सब की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी पड़ सकती, वो बारे में आप सोचो भी मत, जस्ट स्टे पॉजिटिव, आपका सब हेल्दी, वेट गेन हो रहा है, बच्चे की डेवलपमेंट वगैरह सब सही थी, दोनों के वेट्स, हाइट्स और जो भी चीज़ें चेक करते हैं, पैरामीटर्स चेक करते हैं, एनॉमली टेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें बहुत मतलब अच्छी थी। सारी मतलब इक्वली, आप समझ लीजिए इक्वल ही चल रहा था, हार्डली एनी डिफरेंस था, कभी तो वेट भी सेम आते थे दोनों के। तो ये सब देखकर उन्होंने बोला कि आप वो सब के बारे में सोचो मत, देखा जाएगा जब टाइम आएगा। तो उन्होंने मुझे काफ़ी रिलैक्स रखा था इस मामले में। सो देन मैं फिर थर्ड ट्राइमेस्टर एंटर करती हूँ। थर्ड ट्राइमेस्टर दैट इज़ 7, 8 and 9। तो 7th मंथ के आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड वीक में मुझे हल्की सी स्पॉटिंग लगी, तो हम थोड़े कंसर्न हो गए और इमीडिएटली मैं और मेरी मम्मी डॉक्टर के पास चले गए। एंड डॉक्टर से और हमने सोचा कि तब हम थोड़ा रूम वगैरह भी देख लेंगे बुक करने के लिए, जस्ट एक आइडिया होने के लिए। तो हम सोचे 2 काम करके आते हैं। तो जैसे ही मेरा टर्न आया मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को हमने ये बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इमीडिएटली घर जाओ और घर जाके आपको कंप्लीट अभी जो नेक्स्ट 2 मंथ्स रहेंगे 7, 8 and 9, आपको 3 मंथ्स आपको कंटिन्यूस बेड रेस्ट पे रहना है, प्लस आपके पैर ऐसे एलिवेटेड रहने चाहिए। तो अब हम सोचने लगे ये कैसे करेंगे, तो उन्होंने बोला कि हम बेड वगैरह भी भेज देते हैं हॉस्पिटल से। तो हमने बोला नहीं, हम कुछ फाइंड आउट कर लेंगे वे। तो फिर हमने जो रूम देखने का सोचा था वो भी नहीं कर पाया, उन्होंने इमीडिएटली घर मुझे जाने के लिए कहा। तो हम घर आए और फिर मेरी मम्मी ने एक बड़ा सा मैट्रेस को फोल्ड करके उसके ऊपर पिलो, कुशन सारा ऐसे सेटअप करके दिया था मुझे, और मैं पूरा दिन वैसी पड़ी रहती थी, पैर ऐसे ऊपर करके। तो काफ़ी इरिटेटिंग था वो टाइम, बिकॉज मुझे कुछ करने नहीं मिल रहा था, जस्ट लाई डाउन करे रहना पड़ता था। और उसमें आपको फ्रिक्वेंटली आपकी यूरिनेशन जो वो टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो चीज़ के लिए हर 10 मिनट 15 मिनट में मुझे जाना ही पड़ता था। तो वो चीज़ बहुत इरिटेटिंग थी। बट अगेन 7, 8, 9 मंथ्स में मुझे ये सारी चीज़ें होने के बाद भी ना मुझे बैक एक हुए थे, ना मेरे पैर सूजे थे, ना मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, ना मुझे एसिडिटी में प्रॉब्लम हो रही थी, और ना ही कोई डेफिशिएंसी हुई थी ये सब टाइम में। और ये सारे साइड से मैं काफ़ी अच्छी थी। बस मेरा प्रॉब्लम ये था कि जस्ट वो एक स्पॉटिंग दिखी थे, तो उन्होंने मुझे इसलिए बेड रेस्ट पे रख दिया पैर ऊपर करके। तो लाइक अराउंड मिडल ऑफ द 7th मंथ आई थिंक मेरे राइट लेग में नर्व पेन जैसा होता है ना, नर्व उस टाइप का पेन स्टार्ट हुआ था, हल्का हल्का सा। तो इट वॉज क्वाइट मैनेजेबल, तो मैंने उस पर उतना कंसर्न नहीं दिखाया। बट जब रूटीन विजिट्स होते थे, तो वो टाइम पे मैंने डॉक्टर को पूछा, तो डॉक्टर ने बोला कि शायद हो सकता है कि आपका एक बेबी राइट लेके उस नर्व पे आ गया होगा लिटिल बिट, तो इसलिए पेन हो रहा है, जैसे डिलीवरी हो जाएगी ये पेन चला जाएगा। तो वी वर लाइक कि ओके ठीक है। एंड तो मैं फिर मैनेज कर लेती थी। देन स्लोली एज डेज पास्ट वो पेन बहुत ज़्यादा होने लगा था। लाइक इट वॉज मैनेजेबल बट या इट वॉज वेरी पेनफुल। तो मोस्टली मुझे रेस्ट पे ही रहना पड़ता था। ज़्यादा मूवमेंट अगर हो गई या मैं ज़्यादा बैठ गई, जैसे वहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं था, फर्स्ट कम बेसिस पे था, तो कभी हम लोग तो मोस्टली ट्राई करते थे कि जल्दी जाए ताकि हमें पहली स्लॉट ही मिल जाए। बट एक आध बार होता था कि बहुत लंबा लाइन हो जाता था। तो वो टाइम पे जब मैं वेट करती थी डॉक्टर के लिए, मेरा टर्न जब आएगा मैं जाऊंगी, तो उस पीरियड में बहुत पेन डेवलप हो जाता था।
मतलब लास्ट डिलीवरी के 1-2 वीक में जब मेरे विजिट्स होते थे, मुझे लिटरली एक मतलब एक जहाँ पे लोग सब वेट करते हैं वहाँ पे मुझे लेटे रहना पड़ता था या पैर को ऊपर रखना पड़ता था, बिकॉज वो नर्व पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। वो पेन जो बढ़ती थी वो पेन को नॉर्मल पेन में आने के लिए 2 दिन लगते थे, तो उस टाइप का वो नर्व पेन था। बस वो एक प्रॉब्लम हो रही थी वो टाइम पे। तो उस बीच गर्मी भी बहुत थी नागपुर में, तो एसी चलाओ तो और ठंडा हो जाता था, मतलब रूम ठंडा हो जाता था, तो पैर में और ज़्यादा पेन फील होता था। बंद करो तो गर्मी लगती थी, एंड उसके बीच रात को उठ के दिन में हर 10-15 मिनट में वॉशरूम जाना, तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया था और बहुत वो टाइम पे गुस्सा भी आ रहा था। बट खैर आई फील मेरा ये पेन या जो मैंने चीज़ें फेस की वो कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों के सामने, बहुत जनों के को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो वही सोच के मैंने चलते रही कि ठीक है हो जाएगा। एंड और ये सारे बीच में जब स्पेशली फॉर द ट्विंस प्रेगनेंसी रूटीन चेक थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, मोर देन अ सिंगलटन प्रेगनेंसी। मेरे केस में भी हुआ था थोड़ा सा, बट नॉट टू मच। और फ्रॉम द 6 months ऑल्सो कुछ ट्विंस प्रेगनेंसी में रूटीन विजिट्स बढ़ जाते हैं। मेरे इसमें ऐसा नहीं हुआ था। जिस तरीके से एक सिंगलटन बेबी का चेकअप होता था, रूटीन चेकअप, वैसे ही मेरे होते थे। एंड फिर इसी तरीके से मेरा 8 मंथ पास हुआ, एंड फिर 9th मंथ जब हमें बस लग रहा था कि बस मैं 9th मंथ में एंटर कर लूँ, जो भी हो उसके बाद बस 9 मंथ टच हो जाना चाहिए। तो 9 मंथ टच हो गया। अभी ट्विंस प्रेगनेंसी का लास्ट वीक जो मानते हैं वो 38 वीक्स फाइनल वीक मानते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि मतलब मेरा वो जो नर्व पेन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था एज बेबी का वेट बढ़ रहा था। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि प्लीज़ अभी कर ही दो डिलीवरी, मतलब मुझसे सहन ही नहीं हो रही थी वो पेन बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर मुझे बोलते थे कि नहीं, एक और वीक थोड़ा खींच लो, एक और वीक खींच लो। तो मतलब उनका कोशिश थी कि मैं 37-38 तक जा सकती हूँ और मुझे जाना चाहिए। बट वो टाइम पे पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जब मैं लास्ट विज़िट, मतलब मेरी डिलीवरी के पहले वाली जो विज़िट थी उसमें वहाँ बहुत लोग आ गए थे, हम जल्दी नहीं पहुँच पाए थे, तो बहुत वेटिंग हो गया था, आई थिंक 1 hour लाइक। तो वो टाइम पे मेरे पैर में जो पेन था, नर्व पेन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ऐसा हुआ था कि वहाँ के लोग मुझे फिर बोले कि नहीं तुम पहले जाओ, मेरी कंडीशन देखकर। डॉक्टर ने भी मुझे देखा था कि मैं किस तरीके से वॉक कर रही थी। तो एट दी एंड ऐसा हुआ था कि मेरे पैर ऐसे स्प्रेड हो गए थे वॉक करते समय। मुझे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई थी जब मैं वॉक करती थी, और बहुत स्लो वॉक और इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। तो डॉक्टर ने देखा, लोग भी देख रहे थे, तो उन्होंने खुद बोला कि अब तुम ही चले जाओ। तो फिर मैं गई और फिर डॉक्टर को बोली कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, आप डिलीवरी कर दो। तो डॉक्टर ने फिर भी मुझे बोला कि जैसे तैसे एक और वीक तो निकाल लो, पर मैंने बोला कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो फिर डॉक्टर बोले कि ठीक है, देखते हैं कि बेबीज़ कैसे हैं और हम डिलीवरी कर सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने मुझे चेकअप किया। वो टाइम पे तो चेकअप वो बाहर से ही कर लेते हैं, चेकअप हाथ से ही वो टच करके चीज़ें डिटेक्ट कर लेते हैं, कहाँ पे हेड है, लेग है, जो भी, और बाकी जो आपकी स्कैनिंग रिपोर्ट होती है वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल थी, मतलब बर्थ वेट दोनों के सेम, ऑलमोस्ट अराउंड सेम थे। ग्रोथ उनकी अच्छी थी। मेरे हेल्थ के हिसाब से भी मेरा वेट गेन अच्छा था, कोई और प्रॉब्लम थी नहीं, और सब कुछ ठीक था। तो डॉक्टर बोली कि ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है तो हम कर लेते हैं। तो इस तरीके से मेरा डिलीवरी डेट डिसाइड हुआ। लाइक वी वर डिसाइडिंग कौन सा दिन करना चाहिए। बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन थे, लाइक मेरे हस्बैंड को बैंगलोर से नागपुर ट्रैवल करना है, देन मेरी दादी का वार्षिक श्राद्ध था, वो सब मैनेज करते हुए देख कर हमने 9th अगस्त डिसाइड किया। तो फिर डिलीवरी के दिन सुबह मैं आ गई, 8 बजे हम आ गए हॉस्पिटल, और
4 and 10:45 को मेरे बच्चों ने जन्म लिया एंड इट वॉज क्वाइट नॉर्मल। मुझे मतलब बीच में मुझे थोड़ा होश भी आ गया था, तो मैंने फिर बच्चों को मतलब मेरा सी सेक्शन हुआ था और बीच में मुझे होश आ गया था, तो मैंने अपने बच्चों को अंदर से निकलते हुए देखा तो बहुत अच्छी फीलिंग आई। लाइक इट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। ऐसा कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि एक्सपीरियंस करूँगी। एंड वो दोनों ने बहुत अच्छे से रोए एंड दे फॉलोड ऑल द प्रोसीजर जो भी फॉलो करते हैं। तो उन्हें बिल्कुल भी NICU की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे एक सिंगल बेबी को रूम में भेज देते हैं उसी तरीके से उन दोनों को भी भेज दिया था। एंड मुझे कुछ आई थिंक आधे घंटे बाद रूम में भेजा था, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था ये ऑपरेशन के बाद से रूम में आने तक, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो जब मैं रूम में आ रही थी वो भी बहुत एक मेमोरेबल एंड ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माय लाइफ इज़ जब मैं रूम में एंटर कर रही थी तो मेरे दोनों बच्चों की आंखें खुली हुई थी और उनका नज़र दरवाजे की तरफ था। एंड उस एज में तो बच्चों को उतना कुछ क्लियर दिखता भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो आई डोंट नो क्या देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं, बट उनकी नज़र दरवाजे पे थी। इट वाज लाइक दे वर वेटिंग फॉर मी। तो दैट फीलिंग वाज रियली एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो मैं रूम में आई एंड देन सब कुछ नॉर्मल जिस तरीके से प्रोसीजर उसके बाद फॉलो होती है, आपको मेडिसिन दिया जाता है ये वो, तो वो सारी चीज़ें ली गई और मैं एकदम ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो अभी वो 4 साल के होने वाले हैं। इस बीच हमने उनकी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं देखी। एंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है दोनों, 12-15 घंटे खेलते रहते हैं। एक तो दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाता है तो इसलिए अच्छा हो जाता है। एंड सारी डेवलपमेंट माइलस्टोन्स बहुत अच्छे से अचीव हो रही है। और तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी। बहुत ज़्यादा स्मूथ थी और बहुत अच्छी थी। तो आप भी टेंशन ना ले, ऐसे भी केसेस होते हैं। ये सब टाइम में क्या करती थी, तो ये सब टाइम में मैं रिसर्च करती थी। उस टाइम पे मुझे ये सारी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट आ गया था कि रीडिंग्स जो बच्चों की आती थी वो उसका मीनिंग क्या होता है, कितनी होनी चाहिए, कैलकुलेशंस वगैरह सब मैं गूगल करके देखती थी। तो मुझे बहुत मज़ा आता था, वो सभी मेरा वो टाइम पे टाइम पास था। तो बहुत सी नॉलेज भी हो गई थी वो टाइम पे, हर चीज़ फेस टू फेस प्रेगनेंसी के रिलेटेड। तो बट देन बच्चे अच्छी तरीके से डेवलप हो रहे थे, वही बहुत है। और बहुत लोग फिर पूछते भी थे कि टेंशन नहीं आता है, ट्विंस होने वाले हैं, किस तरीके से मैनेज करोगी ये वो। तो मुझे टू बी ऑनेस्ट पूरे 9 मंथ्स या डिलीवरी तक भी मुझे लगा ही, मैंने ये क्वेश्चन मन में आया ही नहीं कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। आई वॉज लाइक कि ठीक है देखेंगे, मतलब वो ख्याल आया नहीं। कोई पूछा तो भी बोलती थी कि पता नहीं देखेंगे। तो इस तरीके से था मेरा पूरा माइंडसेट वो टाइम पे भी। एंड आफ्टर डिलीवरी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में, बिकॉज एकदम छोटे बच्चे थे, दोनों को देखना बहुत मुश्किल और सारी चीज़ें डबल और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो ऑफकोर्स कुछ महीने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर हुई थी। बट मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जो आउट ऑफ इंडिया लोगों के थे, वो किस तरीके से मैनेज करते थे, तो उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली। तो फिर धीरे धीरे सब रूटीन धीरे धीरे सेट होते गया, तो अच्छे से मैनेज हो जाते हैं अभी। और जो फर्स्ट 3-4 मंथ्स थे वो बहुत क्रिटिकल थे। लाइक हम भी वो पेरेंटिंग में न्यू होते हैं, एक्सपीरियंस में न्यू होते हैं, हमें कुछ एकदम से समझ नहीं आता है। प्लस पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत लोग पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन में होते हैं, या फीडिंग के वजह से काफ़ी टायर्डनेस होती है। ये सारी चीज़ों के कारण बच्चों के ऊपर ध्यान देना या केयर करना एकदम से तो नहीं कर पाते। बट आई फील कि जब आपको भगवान इस तरीके सिचुएशन में डालता है तो ही ऑल्सो हेल्प यू कि मतलब किस तरीके से ये सिचुएशन को डील करना है। तो बस मुझे उसी तरीके से हेल्प मिली सब की तरफ से। मैं बहुत लकी मानती हूँ इस केस में। और
इस वजह से आज मतलब अभी तक सब अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ। अगर आपके भी जो ऑलरेडी ट्विंस प्रेग्नेंट मतलब जिनके ट्विंस बच्चे हैं या किसी के ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं, तो आप भी अपना कुछ एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, कुछ फ़नी इंसिडेंट या कुछ भी आपको जो लगे। बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड स्टे सेफ, स्टे इनसाइड। बाय।